नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका YouTube क्लासेस में। विद्यार्थियों, मैं दीपक साल्वी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी की क्लास। देखिए विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं MPPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है और MPSI का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि ये एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए GS की क्लासेस लेकर आए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। सामान्य परिचय हम जानेंगे भारतीय राज व्यवस्था का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास हमारी। देखिए, क्लास में विषय वस्तु पर आने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जो बच्चे बड़वानी क्षेत्र के आसपास रहते हैं और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो हमारी ये जो बैच है, ये बड़वानी में स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम आपके लिए MPPSC की प्री प्लस मेंस बैच लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा MPSI, ठीक है, SSC GD और व्यापम का एक फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं हम लोग। फाउंडेशन बैच में क्या होगा कि कई सारी एग्जाम्स हैं जिनका सिलेबस लगभग समान होता है, उसकी हम आपको तैयारी यहाँ पर करवाएंगे। तो जो बच्चे भी बड़वानी क्षेत्र के हैं और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क जरूर करिएगा। ये नंबर है यहाँ पर दिए हुए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की हमारी जो क्लास है। तो आज की जो हमारी क्लास है बेटा, वो है भारतीय राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था, सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे इस शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो शब्द है राज व्यवस्था, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक है यहाँ पर राज और एक है व्यवस्था। तो व्यवस्था तो आप लोग समझते होंगे, व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे राज्य की। तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं राज्य का अर्थ यहाँ पर क्या है। देखिए, राज्य का सामान्य आशय आप लोग समझते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है। तो यहाँ पर राज्य का मतलब ये वाले राज्य नहीं है। यहाँ पर आप राज्य का मतलब समझेंगे कि हम बात कर रहे हैं देश की। ठीक है, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि देश के अंदर जो भी राजनीतिक संरचना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक संरचना में कौन आते हैं? तो भाई सरकार आती है, संसद आती है, राज्य सरकारें आती है। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक संरचना का क्या होता है, हिस्सा होता है। और यहीं पर राज्य का मतलब हम लोग समझेंगे देश की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, आप और इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जब आप समझते हैं कि राज्य के लिए क्या आवश्यक तत्व है। तो देखिए, राज्य के लिए हम आवश्यक तत्वों की अगर बात करें, आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि राज्य का यहाँ आशय क्या है, देश से है। अब राज्य के लिए आवश्यक तत्व या राज्य हम किसे कहेंगे, या कब कोई देश राज्य कहलाएगा, तो उसके लिए क्या आवश्यक तत्व है, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, चार महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राज्य राज्य कब कहलाएगा, या कोई देश राज्य कब कहलाएगा, जब उसका क्या हो बेटा, एक निश्चित भूभाग हो। ठीक है, एक निश्चित भूभाग हो। यानी कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आप लोग जानते हैं कि भाई भारत में 28 राज्य है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप उसमें शामिल है। तो भारत की अगर हम बात करें, तो भारत का एक क्या है, एक निश्चित भूभाग है। ठीक है, उसकी निश्चित क्या है, सीमाएं हैं। तो कोई भी राज्य राज्य तब कहलाएगा जब उसका क्या हो, एक निश्चित भूभाग हो। आई होप सो आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज इसमें आती है, या दूसरा आवश्यक तत्व है इसमें, जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या, देखिए, राज्य जिसका निश्चित भूभाग हो और उस निश्चित भूभाग में रहने वाली क्या हो, जनसंख्या हो। ठीक है, जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य कैसे राज्य कहलाएगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो जनसंख्या का होना आवश्यक है। तीसरी अगर हम बात करें, तो संप्रभुता का होना आवश्यक है, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का यहाँ पर क्या अर्थ है, संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, यानी कि कोई भी राज्य या कोई भी देश कब संप्रभु कहलाएगा, जब वह अपने निर्णय, चाहे वो आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले हो, अपने निर्णय वो स्वयं करता हो, ना कि किसी अन्य देश के दबाव में। तो भारत की अगर हम बात करें, तो भारत
अपने निर्णय क्या करता है, स्वयं करता है। ठीक है, भारत में कहने वाला था कि भारत अपने जनता के प्रति जो भी निर्णय है या अपने देश के प्रति जो भी आंतरिक मामले हैं या बाह्य मामले हैं उनसे संबंधित जो भी निर्णय लेता है वो स्वयं लेता है। हम किसी अन्य देश के दबाव में कोई भी निर्णय नहीं करते। तो हम बोल सकते हैं कि भारत क्या है, हमारा एक संप्रभु राज्य है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आवश्यक अंग की हम बात करेंगे, सरकार का होना। ठीक है, सरकार, तो सरकार का होना भी क्या है यहाँ पर बहुत आवश्यक है। भाई शासन व्यवस्था अगर आपको चलानी है तो सरकार का होना क्या है यहाँ पर आवश्यक है। समझ में आ रही क्या बात? तो ये राज व्यवस्था का अर्थ आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो क्लास है, देखिए यहाँ पर हम हर जो भी इस राज व्यवस्था जो विषय है इसकी सभी विषय वस्तु पर हम बात करेंगे। पर जो आज की जो हमारी क्लास है वो एक, आप लोग समझ पा रहे हैं, एक सामान्य परिचय है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पॉलिटी क्या है। क्या पॉलिटी में केवल संविधान की बात होती है, क्या केवल राजनीति की बात होती है, या गवर्नेंस की बात होती है यानी कि प्रशासन की बात होती है, या इन तीनों का एक सम्मिश्रण यहाँ पर शामिल होता है। तो देखिए पॉलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि केवल आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर पॉलिटी नहीं समझ सकते। ठीक है, पॉलिटी का मतलब यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेना है, साथ में राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति को भी साथ में लेना है। ठीक है, और साथ में आपको प्रशासन को भी लेकर चलना है, तभी आप क्या है कि अच्छे से विषय वस्तु को तैयार कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर राज व्यवस्था की। आई होप सो आप मेरा मतलब यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये हमारी सामान्य परिचय की क्लास है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से राजनीति से संबंधित है और राजनीति किस प्रकार से प्रशासन से संबंधित है, और इस पूरे सब्जेक्ट की विषय वस्तु कैसे एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पर बात करेंगे सरकार की, गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट की हम बात करेंगे। तो आई होप सो आप लोग इतना समझ पाए होंगे, हमारे यहाँ जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय निकायों के स्तर पर, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि पंचायत और नगर पालिका की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, शक्तियों का बंटवारा किया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले सरकार की। तो सरकार की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि सरकार क्या है और क्या सरकार के अंग है या किनसे मिलकर सरकार बनती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सरकार की, सरकार। ठीक है, या हम इस बात कर रहे हैं गवर्नमेंट। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार के बेटा तीन अंग है। सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के तीन अंग है। ठीक है, सरकार के कितने अंग हैं भाई? सरकार के हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सरकार के कितने अंग है? तो सरकार के तीन अंग है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं। देखिए देखिए सरकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सरकार सरकार के अंतर्गत सबसे पहले आता है बेटा लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विधायिका। ठीक है, दूसरा सरकार का जो अंग है, सरकार के अंगों की हम बात कर रहे हैं, सरकार के प्रमुख अंगों की बात कर रहे हैं। दूसरा है बेटा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। तीसरा यहां पर आप लोग देखेंगे, तीसरा है बेटा जुडिशरी। ठीक है, न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार की हम बात करें तो सरकार के प्रमुख तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, विधायिका की अगर हम बात करें तो विधायिका या लेजिस्लेटिव किसे कहेंगे हम? तो देखिए अगर हम विधायिका की बात करें और भारत को लेकर अगर हम विधायिका की बात करें बेटा, तो हमारी विधायिका क्या है? तो हमारी विधायिका है पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि हमारी संसद। आ रही बात समझ में? पार्लियामेंट, यानी कि हम बात करेंगे किसकी? संसद की बात करेंगे।
ठीक है, संसद की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं भाई कि विधायिका मतलब जहां पर विधि का क्या हो रहा हो, निर्माण हो रहा हो। तो संसद का मौलिक दायित्व क्या है बेटा, विधि का निर्माण। संसद का मौलिक दायित्व जो है वो विधि के निर्माण से ही क्या है, संबंधित है। ठीक है, और संसद आप लोग जानते हो कि देश का सर्वोच्च जनप्रतिनिधित्व निकाय है। आप लोग जानते होंगे कि संसद जो है देश का सर्वोच्च जन प्रतिनिधित्व क्या है, निकाय है। आई होप सो आप लोग मेरी बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम ये जो 3 अंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हम तीनों अंगों की एक एक करके यहाँ पर सामान्य चर्चा करेंगे बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट यहाँ से बात करेंगे हम अगले संसद की। तो संसद की अगर हम बात करें, ठीक है, संसद यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, संसद। संसद की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया बेटा संसद, ठीक है, संसद जो है हमारी, ठीक है, वो देश का सर्वोच्च जनप्रतिनिधित्व निकाय है। आई होप सो आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, देश का क्या है, सर्वोच्च जन प्रतिनिधित्व निकाय है। तो संसद की हम बात करें तो संसद किससे मिलकर बनी है भाई, संसद का काम क्या है, संसद का काम है विधि का निर्माण। संसद के मौलिक दायित्व की अगर हम चर्चा करें तो वो विधि के निर्माण से ही क्या है, संबंधित है। तो संसद किससे मिलकर बनी है, तो संसद के अंग क्या है, तो संसद के अंगों की अगर हम बात करें तो संसद के अंग है, देखिए 3 अंग है संसद के, एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लाइन भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, आई होप सो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संसद के 3 अंगों की अगर हम बात करें तो संसद के 3 अंग है। ठीक है, एक है हमारा राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं अपर हाउस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम अंग्रेजी में, अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। ठीक है, राज्यसभा। फिर संसद के अंग की अगर हम बात करें तो संसद का एक और महत्वपूर्ण अंग है जो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। फिर तीसरा महत्वपूर्ण अंग है लोकसभा, लोकसभा, यानी कि हम इसको बोलेंगे लोअर हाउस या जनता का सदन। ठीक है, लोकसभा। तो ये 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, संसद के अंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, देखिए संसद के संगठन की बात करें तो संसद का संगठन में राज्यसभा भी आता है भाई, राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा भी आता है। यानी कि संसद का जो निर्माण है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। पर राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पर ये समझिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता। यानी कि ना तो राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। फिर हम राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों कहते हैं, तो देखिए अगर हम संसद के महत्वपूर्ण अंग के तौर पर राष्ट्रपति को अगर हम देखें तो आपको मैं ये समझा दूं कि संसद का भाई मौलिक दायित्व है विधि का निर्माण। विधि का निर्माण कैसे होता है, जैसे देखिए किसी भी विषय पर कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले हमको उसके लिए क्या लाना पड़ता है, विधेयक लाना पड़ता है। फिर उसको दोनों सदनों से क्या करना होता है, पारित करवाना होता है। ठीक है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति को प्राप्त ना कर ले। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही वो विधेयक क्या कहलाएगा, कानून कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, अधिनियम कहलाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, संसद का अभिन्न अंग। आई होप सो आप लोग समझ पाए होंगे। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी यह संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा की बात करें तो देखिए राज्यसभा हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पर देखेंगे। तो राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो अधिकतम होते हैं बेटा 250। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है 200
45। आ रही बात समझ में? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, आप लोग जानते हैं। तो अधिकतम सदस्य इसमें होते हैं 250 और वर्तमान में कितने हैं तो 245 है। ठीक है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है इसमें अधिकतम सदस्य कितने हैं तो 552। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं 543। ठीक है। तो देखिए अधिकतम सदस्य यानी कि 552 चुने जा सकते हैं। आप लोग समझते हो कि 552 में से 530 राज्यों से 28 राज्यों से फिर 20 सदस्य जो है वो हमारे केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्रों से है ना, जो कि 8 है। आ रही बात समझ में? और जो 2 है वो क्या है एंग्लो इंडियन। अच्छा एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें कौन सा अमेंडमेंट हुआ था भाई 104। ठीक है 104 यानी कि 104th अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। इसके द्वारा जो एंग्लो इंडियन, आपको पता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या कर सकता है मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, उस प्रावधान को क्या कर दिया बेटा हटा दिया गया। ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं तो ये आप लोग याद रखिएगा है ना, ये जो है अमेंडमेंट जो है किससे संबंधित है ये एंग्लो एंग्लो इंडियन से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहां पर संसद के दोनों सदनों की। देखिए लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य हैं जिनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बोलते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो लोकसभा के जो सदस्य ये किसके द्वारा चुने जाते हैं तो ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं ये जनता के द्वारा। ठीक है। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो इनकी जो जवाबदेहिता है वो किसके प्रति है जनता के प्रति होगी। यानी कि अगर हम बात करें कि ये जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, तो लोकसभा किसके प्रति जवाबदेह है तो लोकसभा जवाबदेह है जनता के प्रति, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। तो इसकी जवाबदेही, लोकसभा की जवाबदेही, जवाबदेही किसके प्रति है भाई जनता के प्रति है। आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात करें हम लोग राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की बजाय पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य, राज्य के सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा होता है। विधान सभाओं का चुनाव होता है प्रत्येक राज्यों में, विधान सभा। ठीक है। विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्येक राज्य में, आप लोग इस बात को समझ रहे हो। इस स्टेट असेंबली के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं किसके चुनाव में, वो भाग लेते हैं बेटा राज्यसभा के चुनाव में। यानी कि जनता के द्वारा राज्यसभा के लोगों को सीधे चुना नहीं जाता, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। यानी कि ये जो इलेक्शन होता है राज्यसभा के सदस्यों का, ये क्या होता है बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम यहाँ पर संसद की बात कर रहे हैं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है। जो भी हमने यहाँ पर सरकार के जो भी अंग हमने देखे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों की हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग पेशेंस के साथ यहाँ पर बने रहिएगा। चलिए तो विधानसभा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स क्या होते हैं बेटा चुने जाते हैं। आई होप सो आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है। और विधानसभा के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं भाई एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं भाई एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के सदस्यों को भी क्या बोलते हैं एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई होप सो आप लोग मेरी बात को यहाँ पर अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने बात करी विधानसभा की, तो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो तो डायरेक्ट होता है।
ठीक है, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका चुनाव भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि इनको भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जवाबदेहिता किसके प्रति होगी, तो विधानसभा के सदस्यों की जवाबदेहिता भी जनता के प्रति होगी। तो ये जवाबदेह किसके प्रति है भाई, जनता के प्रति ये क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ठीक है, तो हमने बात करी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है, राज्यसभा के सदस्य, इनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक सामान्य परिचय की क्लास है। आई होप सो आप लोग मेरी बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डिटेल में अगर मैं बताने चाहूंगा तो बेटा ये हर जो भी यहाँ पर शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब टॉपिक है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो देखो अगर आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, डायरेक्ट होता है क्या, अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष होता है। तो आई होप आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में यानी कि जनता राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे भाग नहीं लेती। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो देखिए आप यहां पर समझे, राष्ट्रपति के जो चुनाव में एक तो राज्यसभा के सदस्य, है ना, राज्यसभा के सदस्य, तो राज्यसभा के कौन से सदस्य, राज्यसभा में दो तरह के सदस्य होते हैं। एक तो कौन से सदस्य होते हैं भाई, जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए हो, और एक होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए विधानसभा के सदस्य ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और लोकसभा के सदस्य ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आई होप सो इतना आपको यहाँ पर क्या होगा, क्लियर होगा। तो ये एक ओवरऑल संसद का क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर है। तो आई होप सो आपको मेरी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी। चलिए, तो ये हमने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी बात करी ये हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने यहां पर बात करी। ठीक है,